हेलो बच्चवाड़ी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव वाला चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं बच्चों। इस चैप्टर से भी आपके एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। फाउंडेशन में तो कई बार आते हैं, इंटरमीडिएट में तो मैं एक बात बता देता हूँ तुमको, दिसंबर 2024 में ना इस चैप्टर से 7 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आ गया था। तो अगर फाउंडेशन के बच्चे हो तो इंटर में इतने बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, और फाउंडेशन में तो आता ही है 3-4 क्वेश्चन, तुमको पता है 2-3-4 क्वेश्चन आता है। प्लस इंटर में एमसीक्यूज हमेशा आते हैं, तो इंटर में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इंटर में बड़े क्वेश्चन भी आता है, फाउंडेशन में भी एमसीक्यू आता है। तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेटिव, तो आपको चीजें बस इतनी ध्यान में रखनी है, एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको भी बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। ओके भैया, हमें आपकी बात समझ में आती है। तो इसी बात पे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल इन नेचर है, व्हेन, बताओ कब। तो एक एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर कब है, ये बताओ बच्चों। मैं जो हिंदी में तुमको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, क्या इससे तुमको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है? तो मैं ये नहीं किया करूंगा, क्योंकि अगर ये एडवांटेज है तुम्हारे लिए, क्योंकि एग्जाम में तुमको खुद क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना है। अगर मैं ही हिंदी में बता दूंगा तो एग्जाम में तो मैं नहीं आऊंगा बताने के लिए, एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा बताने के लिए, तो तुमको एक गंदी आदत लग जाएगी कि भैया हर क्वेश्चन का हिंदी इंटरप्रिटेशन बता देते हैं, पर एग्जाम में वो मिलने नहीं वाला है एडवांटेज, स्पेशली नॉट इन इजी क्वेश्चन, बट टफ क्वेश्चंस में ये तुमको बेनिफिट लगता ही होगा। एनीवेज, एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, तो एक एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल नेचर का कब बोलोगे? रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट। अच्छा, मतलब जो व्यक्ति अमाउंट को रिसीव कर रहा है वो व्यक्ति बोल दे कि ये कैपिटल है तो ये कैपिटल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट फॉर द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट। तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट होता है? यस, फिक्स एसेट खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस। क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन एक रेकरिंग नेचर का आइटम है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? रीऑकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रीऑकरिंग। ठीक है, तो ऐसे आइटम जो बार बार होते हैं, हर महीने होते हैं, और आपके रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन माने जाते हैं, तो एटलीस्ट जो आप इंटरेस्ट पे करते हो लोन के ऊपर, वो एक रीऑकरिंग नेचर का आइटम है, बिजनेस रिलेटेड है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पीएनएल अकाउंट में जाता है। ठीक है, और इट मेंटेन्स अ फिक्स एसेट। नहीं, फिक्स एसेट को मेंटेन करता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज स्मॉल इन अमाउंट, रेगुलरली करवाना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे चुका हूं, आप एक्टिवा खरीद के लाए हो, उसकी सर्विसिंग आपको हर 2 महीने में 3 महीने में करानी पड़ती है, इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ता है, ऑयलिंग कराना पड़ता है, हवा डलवाना पड़ता है, ब्रेक शू चेंज करवाना पड़ता है 3 महीने में, 6 महीने में। तो वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार कराना पड़ता है, छोटा अमाउंट होता है। तो बच्चों 20 का आंसर है, बहुत सिंपल सी बात है। इसीलिए इससे इस बहाने क्या होता है, थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है जो चीज़ हम पढ़े हुए हैं उसका। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन, बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बताओ? हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कल मॉर्निंग में। इस कल कल मॉर्निंग में, चलो बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, या हम पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? बच्चों ये तीनों अकाउंट में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फिक्स एसेट खरीद के लाना। फिक्स एसेट खरीद के लाके कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में। मेरी मशीनरी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती नहीं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे मेरे फिक्स एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। बच्चों वैसे भी मेरे को एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट फॉर द पीरियड बनाया जाता है, एक साल के सारे खर्चे, सारे इनकम रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। बोलो हाँ। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट एक साल के सारे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो जब वो एक साल के सारे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है, तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है वैसे भी। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर? इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन बच्चों कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, बताओ?
अभिषेक तुम लोग की नहीं है वो। चलो बताओ जल्दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट? Cost of repairing is not a capital expenditure. Still some students are getting confused on this part, so let me give an explanation. जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। उनको लग रहा है कि ये रिपेयरिंग हम सेकंड हैंड ट्रक परचेस करके ला रहे हैं, वो वाली रिपेयरिंग है। नहीं बच्चों, लिखा है क्या कहीं पर? मुझे बताओ, जो लोग डी आंसर दिए हैं, लिखा है क्या कहीं पर कि रिपेयर्स का खर्चा हम कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ अ सेकंड हैंड ट्रक? नहीं लिखा है। तो तुम इसको एज्यूम नहीं कर सकते कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ओनली एंड ओनली तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जब तुम कोई सेकंड हैंड फिक्स एसेट खरीद के ला रहे हो और उसको तुम रेनोवेट करने के लिए जो खर्चा कर रहे हो वही कैपिटलाइज होता है, क्योंकि वो बेसिकली उस क्राइटेरिया में आ जाता है। एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है उस क्राइटेरिया में आ जाता है। तो रिपेयरिंग इज नेवर गोइंग टू बी। और ओके, सेकेंड आर्ग्यूमेंट आया, लाइफ तो इंक्रीज होगी। निष्ठा बेटा, रिपेयरिंग से लाइफ कैसे इंक्रीज होती है ये बताओ। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैं उसको रिपेयर करा लिया, इससे मेरे लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाएगी क्या? फटाफट से बताओ। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मान लो उसकी डिस्प्ले खराब हो गई, तो मैं जाके नया डिस्प्ले लगवा के आ गया, उससे मेरे लैपटॉप की लाइफ नहीं बढ़ने वाली है बेटा। सेम गोज विथ मेरी गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया, मान लो मैंने ब्रेक को रिपेयर करा दिया, तो उससे मेरी गाड़ी की लाइफ नहीं बढ़ने वाली। रिपेयरिंग से लाइफ तब बढ़ती बच्चों, द कॉस्ट ऑफ मेजर रिपेयर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपेयर एंड मेजर रिपेयर। बोलो हाँ। और जब क्वेश्चन को आपको ये चीज बतानी होती है कि देयर इज अ मेजर रिपेयर, वो हाईलाइट करता है इस पॉइंट को। कैसे हाईलाइट करता है? या तो वो क्लियरली बोल देगा देयर इज अ मेजर repairs in the vehicle, the engine is changed, that's why the life of the vehicle is also increased by 2 years, ऐसे वो खुद बता देता है। या वो उस चीज को ना इन्वर्टेड कॉमा करने की कोशिश करता है कि ये नॉर्मल रिपेयर्स नहीं है, ये मेजर रिपेयर्स है, इससे तुम्हारी एसेट की लाइफ बढ़ सकती है। तो जब एक सिंपल रिपेयर्स की बात कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डी आंसर हो ही नहीं सकता जिन्होंने डी आंसर दिया था। अब बच्चों ए और बी में तो एकदम क्लियर डिस्टिंग्विश है। मेरे को बताओ, ए और बी में तो एकदम क्लियर डिस्टिंग्विश है, कौन सा कैपिटल है बताओ ना। ए और बी में से कौन सा कैपिटल है? कोई बात ही नहीं है। ए कैपिटल है परचेज ऑफ अ ट्रक, क्योंकि बच्चों बी वाले ट्रांजेक्शन में आपने रिप्लेसमेंट की है ओल्ड ट्रक की, मतलब पुराना ट्रक लाए नया ट्रक ले गए, तो उसमें आपका कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, हम यही मान के चल रहे हैं। तो जो पहला वाला ए वाला ऑप्शन है वही आपका आंसर है। ऑल्दो बी इज ऑल्सो इज अ ट्रांजेक्शन जहां पर आपने नया ट्रक एक लेके आए हो, पुराना ट्रक दे के आए हो, पर उसमें हमको और कोई डिटेल्स दी नहीं है, तो हम ए को कंसिडर करेंगे एज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बता दो, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। नेक्स्ट बच्चों, 5,000 हमने इनकर किया। अपग्रेडेशन ऑफ अ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB ऑफ रैम इज अ। तो बच्चों हमने 5,000 रुपीज खर्च किया है अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलिंग 128 MB ऑफ रैम इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ दिस? बताओ क्या है इसका आंसर? इसका सिंपल आंसर है, क्वेश्चन ने कहीं पर बोला नहीं, पर आप एक वर्ड पढ़ के समझ सकते हो, अपग्रेडेशन। और मुझे थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ। हालांकि जब मैं पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, जब मैंने लैपटॉप बोला ना, तो वहां पर मैं इस एग्जांपल को लेने वाला था, पर अच्छा वो मैं नहीं लिया, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता। बच्चों मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा था, अच्छे से नहीं चल रहा था, तो मैं अपना लैपटॉप में ना मैंने SSD ऑर्डर की, रैम ऑर्डर किया, मैं अपने लैपटॉप का रैम बढ़ा के 16 GB कर दिया, 32 GB कर दिया। मैंने अपने लैपटॉप में एक SSD लगा दी 1 TB की, NVMe2 पता है ना तुमको, SSD आती है, वो मैंने लगा दी। अब बताओ मेरी लैपटॉप की परफॉर्मेंस जानलेवा परफॉर्मेंस। अरे बाप रे, जानलेवा कैसे? अरे GTA खेलूंगा तो जानलेवा परफॉर्मेंस होगी ना। तो जानलेवा परफॉर्मेंस बच्चों मेरे लैपटॉप की, क्यों? GTA चल रहा है उसमें। तो ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इससे डेफिनेटली मेरे लैपटॉप की लाइफ बढ़ी। कितने बच्चे ऐसे क्लास में होंगे जो वीडियो में भी रिकॉर्डेड देख रहे हो, मे भी लाइव देख रहे हो, जिन्होंने अपने लैपटॉप में कभी ना कभी हैंग करने के वजह से SSD या फिर रैम अपग्रेडेशन कराया होगा। SSD तो आजकल लगवा ही लेते हैं लोग। हम लोग वही 30, 35, 40,000 का बजट लैपटॉप लेते हैं, 1-2 साल 3 साल के बाद वो हैंग करने लगता है, तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, SSD लगाओ। और SSD लगाने के बाद उस लैपटॉप में नहीं पता एक नई आत्मा आ जाती है, पुरानी आत्मा चले जाती है, और उसके बाद वो जबरदस्त चलता है। यही बात है। ओके चलो, तो इट इज अ
कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या ये बात क्लियर है? बोलो, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, चलो नेक्स्ट। ये बताओ, एंट्रेंस फीस 20,000 की क्लब ने रिसीव की है। बच्चों एंट्रेंस फीस जनरली वाला आंसर देना, एनपीओ में पढ़ चुके हो। जनरली एंट्रेंस फीस को क्या मानते हैं हम लोग? जनरली हम एंट्रेंस फीस को कैपिटल मानते हैं, यस, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं वन टाइम मिलेगा। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है नहीं नहीं रेवेन्यू मानो, तो वो मान लेते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस जनरली क्या माना जाता है? कैपिटल माना जाता है। ओके, यस, चलो नेक्स्ट। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय क्लब इज, तो लाइफ मेंबरशिप फीस अगर क्लब रिसीव कर रही है तो तुम उसको क्या मानोगे बताओ? बोलो, इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट। अच्छा, ऑप्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है ना, तो एक्सपेंडिचर कैपिटल वर्ड देख के आंसर टिक करके मत आ जाना। ऐसा कर चुके हैं कुछ बच्चे ऐसा कर चुके हैं, जेन्युइन बता रहा हूं, कर चुके हैं। हालांकि वो बच्चे फेल नहीं हुए, एग्जाम में पास हो गए, पर वो बताए थे कि भैया इतना ब्लंडर मिस्टेक हुआ हमसे, हम कैपिटल वर्ड देख के टिक करके आ गए, जबकि वो एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और फिर बाद में ध्यान आया, अरे यार शिट, गलती हो गई, तो हमने सिर्फ कैपिटल वर्ड को पढ़ा था। तो ये मत करना, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो बच्चों जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं, पर्पस क्या है? वापस बेचना है उसको, तो ये किसका एग्जाम्पल है बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड किसका एग्जाम्पल है? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। यस, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए, वो हमारा एक रेवेन्यू खर्चा है। इसके अगेंस्ट में जो इनकम होगी वो रेवेन्यू इनकम है। ओके, नेक्स्ट। इंपोर्ट ड्यूटी जो हम रॉ मटेरियल परचेज पे कर रहे हैं वो क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है मैं तुमको बता चुका हूँ, जब तुम फॉरेन से सामान मंगाते हो। क्या है वो? तो जब बच्चों गुड्स खरीद रहे, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उस पर जो भी खर्चा कर रहे हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। ठीक है बेटा, जो गुड्स खरीद रहे हो वही रेवेन्यू है, तो उसके एंसिलरी जो भी खर्चे करोगे वो भी रेवेन्यू ही होगा ना। और मेरे को एक बात बताओ, यही सेम काम अगर मैं गुड्स नहीं खरीद रहा होता, रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहा होता, रॉ मटेरियल नहीं, मैं फिक्स एसेट खरीद रहा होता, तो बताओ बच्चों, मैं फिक्स एसेट खरीद के ला रहा हूं और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दे रहा हूं, वो क्या होता मुझे एक बार बता दो? इंपोर्ट ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट is a very good capital expenditure. It is going to be a capital expenditure. Okay, yes. तो बच्चों मतलब समझ रहे हो संगति का असर, सुना है ना तुमने? संगति का असर, अगर फिक्स एसेट खरीद के ला रहे हो, उसके साथ इंपोर्ट ड्यूटी बैठा है, तो उसकी संगति में आके कैपिटल बोल देंगे। अगर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, मतलब वो सामान जो बिजनेस में रेवेन्यू नेचर का होता है, अगर वो कोई सामान ला रहे हो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो, तो उसकी संगति में बैठ के रेवेन्यू बन जाएगा वो। समझ रहे हो? तो जिसके साथ बैठोगे वैसे बन जाओगे। रिसीव फ्रॉम सोलोमन एंड कंपनी एक इनवॉइस 1500 का फॉर रिपेयर्स टू फैक्ट्री वॉल। तो बच्चों आपने अपने फैक्ट्री वॉल की रिपेयरिंग वगैरह कराई है, उसके लिए आपको इनवॉइस मिला है, बताओ क्या करोगे इसका? बताओ। यस, वेरी गुड, इट इज सिंपली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई व्हाइट वॉशिंग करा रहे हो, पेंटिंग वेंटिंग करा रहे हो, इससे तुम्हारी बिल्डिंग की लाइफ नहीं बढ़ती है, इससे बस बिल्डिंग में साफ सफाई मेंटेन रहती है। इसको मेंटेनेंस का काम बोलते हैं। अगर वो क्या नाम है वर्म्स वगैरह हो जाते हैं बिल्डिंग में कहीं पर, वो हो जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है एक तरीके से, तुम्हारा पेंट जो होता है मेंटेनेंस का काम करता है ये। चलो नेक्स्ट। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो बताओ इसका क्या होगा? ओके, तो पहले सारे बच्चों ने बी 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 आंसर बोला, अब अचानक से आंसर चेंज करके डी 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 बोल रहे हैं, क्योंकि आफरीन ने हिंट दे दिया चैट बॉक्स में कि पहली बात तो कंपनसेशन रिसीव्ड है, तो एक्सपेंडिचर 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 आंसर हो ही नहीं सकता। जब आपको पैसा मिल रहा है तो आप इसको खर्चा कैसे बोल रहे हो? पहली बात समझ रहे हो? पहली बात तो यही है कि जब ये खर्चा है, जब ये सॉरी जब ये रिसीप्ट है, तो इसको आप एक्सपेंडिचर बोल कैसे रहे हो? और तीनों ऑप्शन में एक्सपेंडिचर लिखा है, तो वैसे भी आंसर डी है, वैसे भी आंसर डी है, पर इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट,
क्योंकि बच्चों कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड का मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट जबरदस्ती आपकी जमीन खरीद के ले गई आपसे। तो आप अपनी जमीन बेच रहे हो, फिक्स एसेट बेच रहे हो, उससे जो पैसा मिल रहा है उसको हम कैपिटल रिसीव बोलते हैं। करेक्ट? आप अगर अपनी जमीन बेच रहे हो, उससे आपको कोई पैसा मिल रहा है, तो एनीवेज क्या है, कैपिटल रिसीव्ड है। और रिसीव्ड ऑप्शन था ही नहीं। मान लो इसका मतलब भी नहीं पता आपको, तो भी बच्चों रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो इसको रिसिप्ट में डालना पड़ेगा, और रिसिप्ट ऑप्शन ही नहीं है, तो वैसे भी डी आंसर होगा। ठीक है? और कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड मतलब वही गवर्नमेंट को क्या करना है, हाईवे वगैरह बनाना है, तो गवर्नमेंट आके आपकी लैंड को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है कि नहीं हम तो लेके रहेंगे, आपको बेचना नहीं बेचना हम पूछ ही नहीं रहे, हम लेंगे और पैसा आपको देंगे, बात खत्म। ठीक है? तो ये वाली बात हो गई। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बताओ। ओके, चलो नेक्स्ट बता रहे हो तुम लोग बी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर। तो बच्चों इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिल रहा है, मशीनरी जो कि डैमेज हो गई कंप्लीटली बाय फायर, इसको तुम एक तरीके से सेल ही मानो। क्या मानोगे तुम लोग एक तरीके से इसको, कि ये आपने मशीन अपनी बेच दी? बताओ यस और नो। तुम यही मानोगे इसको कि तुमने अपनी मशीन यहां पर बेच दी,
और अगर तुमने अपनी मशीन यहां पर बेच दी है तो मशीन बेचने से जो पैसा मिलता है उसको तुम क्या बोलते हो प्यार से? कैपिटल रिसिप्ट। यस, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मशीन में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको उसके बदले पैसा दे दिया। ठीक है, तुम इसको अगर सोचोगे कि नहीं यार ये तो मैंने अपनी मशीन ही बेची है, तो इट इज गोइंग टू बी ए कैपिटल रिसिप्ट फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट। An amount of 5,000 spent as lawyer fees to defend a suit claiming that the firm factory site belongs to the plaintiff land। तो बच्चों आपने 5,000 रुपए लॉयर की फीस पे की है ऐसे केस को डिफेंड करने के लिए जहां पर आपकी जमीन को कोई और क्लेम कर रहा है कि अरे ये तो मेरी जमीन है, अरे ये तो मेरी जमीन है, कोई और क्लेम कर रहा है। तो आप अपने लॉयर को भेजे हो ना कोर्ट में बताने के लिए कि अरे उसकी जमीन नहीं हमारी जमीन है ये। तो इस केस को लड़ने के लिए जो तुम पैसा लॉयर को दे रहे हो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? बताओ बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? अरे बताओ, तुम लोग का चार्ट ऊपर नीचे हो गया है। ओके, सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे को बताओ क्या एसेट परचेज करते टाइम ये खर्चा हो रहा है? बताओ ना, क्या ये खर्चा एसेट परचेज? मैंने तुमको जो क्राइटेरिया बताया वो क्राइटेरिया तुम लोग भूल जाते हो बार बार। क्या तुमने जब जमीन खरीदी तब ये खर्चा हो रहा है? नहीं, कभी तुम्हारी जमीन में कोई आके केस ठोक रहा है कि अरे ये जमीन इसकी नहीं है तो मेरी जमीन है, तो उसके लिए तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस में तुम लॉयर की फीस पे कर रहे हो, ना कि तुम अपनी जमीन के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसा दे रहे हो। ठीक है, ओके। अब बेटा वो तो नॉन एग्जिस्टिंग है अभिषेक। ठीक है, नो 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 ईशान, क्या मैंने कभी ऐसा बताया तुमको कि एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू एनी फिक्स्ड एसेट इज गोइंग टू बी कैपिटल? नो। क्या मैंने ऐसा बोला है कि कोई भी खर्चा हो विच इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट इज गोइंग टू बी एन कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिल्कुल भी नहीं। यस, तो इस बात का तुमको ध्यान रखना है, तुम लोग भावनाओं में बह जा रहे हो और कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। मनी स्पेंड देयर 10,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस और डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। तो बच्चों कोई कैपिटल एसेट हमको खरीदनी है, उससे रिलेटेड हमारे डायरेक्टर्स फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल एसेट खरीद के लानी है। तो बताओ ये खर्चा क्या, कौन सा खर्चा है? यस, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट में ऐड हो जाता है। तो अगर हमारे डायरेक्टर्स किसी मशीन को खरीदने के लिए जा रहे हैं फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ। यस, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज इन कैपिटल नेचर? इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन बच्चों कैपिटल नेचर का है? चलो बताओ। वेरी सिंपल, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, क्योंकि एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट में ही ऐड हो जाता है। तो जब मशीन खरीद के ला रहे हो उसकी इंस्टॉलेशन करा रहे हो उस टाइम पे अगर कोई वेजेस पे कर रहे हो इट इज गोइंग टू बी एडेड। सिंपल सी बात है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं हम लोग? अभी अभी हम देख के आए हैं, तो ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन माना जाएगा। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में इसको शो किया जाता है। ओके नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अच्छा, कुछ बच्चे इसका बी आंसर क्यों दे रहे हैं मुझे जानने में बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्ट है। बताओ। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का आंसर कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा क्यों। एक्सपेंडिचर है ना, मैं कार खरीद के लाया, ये एक्सपेंडिचर है कि नहीं आफरीन ये बताओ? मैं एक कार खरीद के लाया, एक्सपेंडिचर है कि नहीं है ये बताओ? जल्दी बताओ। मैं एक कार खरीद के लाया, इट इज एन एक्सपेंडिचर और नॉट? बिल्कुल है, ये एक्सपेंडिचर है। अब ये बताओ कार को कहां दिखाऊं मैं? मुझे ये बताओ। नहीं, इट इज एन एक्सपेंडिचर ना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। मेरे को ये बताओ मैं कार को कहां दिखाऊं, मैं अपनी कार को कहां शो करूं, मुझे ये बताओ। कोई ऐसी जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां मैं अपनी कार को शो कर सकता हूं?
एसेट साइड में शो कर सकता हूं। तो लायबिलिटी कैसे हुआ आंसर बताओ मुझे, तो लायबिलिटी कैसे हुआ आंसर? समझ गए ना? गुड। यस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा है, खर्चा करके एसेट आ रहा है, एसेट बनाया जा रहा है खर्चा करके। ओके, इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं? ऑड वन आउट पूछ रहा है आपसे। प्रीमियम गिवन ऑन लीज, इसका मतलब पता है तुम लोग को? जस्ट पूछ रहा हूं, बताओ इसका मतलब पता है तुमको? लीज का मतलब पता है? प्रीमियम तो अभी के लिए छोड़ दो, लीज का मतलब पता है? अरे तनु, यू आर नॉट सपोज टू से नो। तनु प्रिया बेटा, अच्छा हो सकता है तनु ने अभी देखा ना हो चैप्टर, लीज चैप्टर, इसीलिए मे बी। लीज का मतलब होता है बच्चों जब बड़े लंबे समय के लिए आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, जैसे छोटे मोटे पीरियड के लिए 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, उसको आप रेंट बोल सकते हो, रेंट एग्रीमेंट बोल सकते हो। पर जब बहुत लंबा समय 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इकट्ठा एक बार में रेंट में दिया जाता है किसी जगह को, उसको लीज कहा जाता है। तो इट इज सिंपली रेंट एग्रीमेंट, सिंपल रेंट एग्रीमेंट ही होता है वो, ठीक है। पर क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए होता है तो इसलिए उसको लीज बोला जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ बेटा। बिल्कुल ही लैग नहीं है, हाँ पावर कट है मेरे एरिया में, बट लैग तो नहीं है मेरे साइड से, बिल्कुल फ्रेम ड्रॉप नहीं है। और किसी का लैग हो रहा है क्या? नहीं, चलो ऑल क्लियर है, कोई लैग नहीं है। आप एक बार अपने इंटरनेट चेक करो, मे भी आपका इंटरनेट हो, वैसे बारिश हो रही है बहुत। एनीवेज, तो बच्चों लीज का मतलब सबको समझ में आया ना? ओके, अब आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ हमारी गाड़ी जो पेट्रोल पीती है, रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर रेगुलर बेसिस पे होता है। मान लो डिलीवरी व्हीकल है, जो भी है, घूमने फिरने का, मीटिंग वीटिंग में जाने का, ये तो पक्का रेवेन्यू आइटम है पेट्रोल, ठीक है। बैड डेट्स तो बच्चों पक्का रेवेन्यू आइटम है, पीएनएल अकाउंट में आता है, पीएनएल अकाउंट में जो चीज आती है वो तो रेवेन्यू ही है। अच्छा बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड्स, वो गुड्स जो मैं खरीदता हूं बेचने के लिए, वो रेवेन्यू है ना? अभी अभी तो किए एक एमसीक्यू, वो गुड्स जो मैं खरीदता हूं बेचने के लिए, वो भी रेवेन्यू है। तो ऑड वन आउट बच्चों डी टिक कर दो। पर ये क्यों लीज है ये मैं बता देता हूं, फाउंडेशन वाले बच्चों को लीज का मतलब नहीं पता होगा। इंटर में तो एक लीज पूरा टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके ऊपर पूरा। बाकी प्रीमियम गिवन ऑन लीज बच्चों, तो मेरे को एक बात बताओ, तुमने अगर 10 साल के लिए, 10 साल के लिए एक जगह रेंट पे ली है और उसके लिए तुमने एक बार में पेमेंट की है, प्रीमियम दिया है, प्रीमियम दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, इट इज अ नॉन रेकरिंग आइटम। लंबे समय के लिए 10 साल के लिए तुमने एक बार में दे दिया, 10 साल के लिए तुमने एक बार में पे कर दिया और प्रीमियम है, तो इट शोज द फीचर्स ऑफ अ कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, बड़ा अमाउंट होता है, तो वो उस टाइप का नेचर शो कर रहा है। दैट्स व्हाई प्रीमियम गिवन ऑन लीज इज अ, इट्स नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंसेस कहां शो करते हैं बच्चों? कितने बार आएगा ये क्वेश्चन मुझे बता दो, ये बताओ कितने बार ये क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहां शो करते हैं? यस, बैलेंस शीट में शो करते हैं। होप अब सबको समझ में आ गया होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, ठीक है। होप अब सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे लायबिलिटी बोल दिए थे, ब्लंडर मिस्टेक,
एक्सपेंडिचर करके तुम अपनी एसेट बना रहे हो। मैं बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हूं, 1.5 करोड़ की जमीन खरीद के लाया हूं, तो वो मेरे बैलेंस शीट में आ गई ना। 50 लाख की कार खरीद के लाया हूं, मेरी बैलेंस शीट में आ गई ना। बोलो आई कि नहीं आई। 20 लाख का फर्नीचर खरीद के लाया हूं, बैलेंस शीट में आ गई ना। 2 करोड़ की मशीनरी खरीद के लाया हूं, आ गई ना। यस। 12th वाले में क्या डाउट है? 12th वाले में बेटा 12th वाली सिंपल सी बात है कि तुमने अपने एसेट के लिए कोई खर्चा नहीं किया है, तुम्हारे ऊपर किसी ने केस कर दिया है कि ये जमीन मेरे नाम पर है, ये जमीन मेरी है, तो तुम उस केस को डिफेंड करने के लिए लॉयर को फीस दे रहे हो। तो इट्स अ लीगल एक्सपेंस, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गोइंग टू बी डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन तुमको जानबूझ के वो फैक्ट्री साइट लैंड वैंड ये सब के झमेले में फंसा रहा है। लॉयर को तुम जो फीस देते हो, तो अगर एसेट खरीदते टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह की फीस दे रहे हो तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पर अगर इन जनरल कोई केस वेस हो गया है, अब मेरे को एक बात बताओ, चलते फिरते कोई भी तुम्हारे ऊपर केस कर देता है ना, तो अब तुम अपने लॉयर को हायर करते हो, तो हम उसके खर्चे को कैपिटलाइज ही करते रहेंगे क्या, इफ इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट? नो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि फिक्स एसेट से रिलेटेड अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है तो इट शुड बी कैपिटलाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस इज अ रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू, नन। बताओ, इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस किया हुआ क्वेश्चन है। It is a revenue expenditure. Bad debts recovered during the year is. Bad debts recovered during the year is. हाँ, तो रेवेन्यू लिखा है मतलब वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी मान लो, इनकम मान लो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द केस आप मान लो कि इट इज एक्सपेंडिचर। बैड डेट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बच्चों कैपिटल है, रेवेन्यू है, कैपिटल रिसीव्ड है, रेवेन्यू रिसीव्ड, बताओ क्या है बैड डेट्स। तो बच्चों बैड डेट्स तो हमारे लिए नुकसान है, बैड डेट्स हमारे लिए नुकसान है, फटाफट से बताओ। तो इट इज गोइंग टू बी अ सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट रेकरिंग नेचर है ना। वेरी वेरी गुड। बैड डेट्स नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड बोला है क्वेश्चन। पढ़ो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। बैड डेट्स नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड है, तो होगा तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट ही, मतलब होगा तो ये रेवेन्यू नेचर ही, पर इट इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज रिसीव्ड। इट इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज अ रिसीप्ट। समझ गए? तो जैसे बैड डेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए रेवेन्यू रिसीप्ट है। ओके भैया, चलो नेक्स्ट। हाउस बिल्डिंग एडवांस 2 लाख रुपए पेड टू एम्प्लॉय, इट इज, बताओ हाउस बिल्डिंग एडवांस 2 लाख रुपए आपने पे कर दिया है अपने एम्प्लॉइज को, तो इसको आप क्या मानते हो बताओ। ए और सी में डाउट है बच्चों। सी ऑप्शन में सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है, सिर्फ कैपिटल का मीनिंग तुम लोग को पता है, कुछ और निकल रहा है। करेक्ट? मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग तो कुछ और है अकाउंट्स के अंदर। यस और नो? सिर्फ कैपिटल का मीनिंग कुछ और है अकाउंट्स के अंदर। इफ यू नो यू नो, तो स्टिक विथ योर आंसर। अपना आंसर तुम लोग 2 मिनट के बाद चेंज मत कर दिया करो, मे भी तुम सही आंसर दे रहे हो पहली बार में। सिंपल सी बात है बच्चों, तुम हाउस बिल्डिंग बना रहे हो और उसके लिए तुम एडवांस पे पैसा पे किए हो, तो तुम अपना बिल्डिंग बनवा रहे हो, उसके लिए तुम पैसा पे कर रहे हो, क्या क्या होगा इससे बताओ। इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा? क्या ये सिंपली एक्सपेंडिचर है? नहीं,
एक्सपेंडिचर थोड़ी है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या ये सिंपली कैपिटल है? नहीं। क्या ये सिंपली कैपिटल है? नहीं। क्या ये सिंपली एक्सपेंडिचर है? नहीं। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या डेफर्ड रेवेन्यू होता है? नहीं, इट इज एन एसेट। सिंपल सी बात है, तुम अपनी हाउस की बिल्डिंग बना रहे हो, उसके लिए तुम एडवांस में पैसा दे रहे हो, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे एसेट बनेगा। क्या बनेगा? एसेट बनेगा। बोलो येस और नो। एसेट कैसे बनेगा? एसेट कैसे बनेगा मेरे को बताओ। एसेट कैसे बनेगा ये बताओ। यस वंश, वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवांस मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखता है कि नहीं दिखता है? बताओ। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखता है कि नहीं दिखता है? एडवांस वगैरह जो हम पे करते हैं, एडवांस में रेंट पे कर देते हैं, एडवांस में इंश्योरेंस, एडवांस में कोई भी पैसा पे करें, प्रीपेड होता है कि नहीं होता है? यस होता है, होता है। चलो नेक्स्ट। एन एक्सपेंडिचर इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल व्हेन। तो बचाओ, ये बताओ एक एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का कब होता है? सीधी सीधी बात है, तुम कैसे भी सोचो वही आंसर आएगा, जैसे सोचना है सोचो। बताओ। द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट, इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, इट मेंटेन फिक्स एसेट। तो ये क्वेश्चन तो किया हुआ है। बताओ, क्या हमारे ट्रीट करने से वो एसेट बन जाएगा? नहीं, वो फिक्स एसेट होना चाहिए। बोलो येस और नो। सारे बच्चे बताओ येस और नो। क्या हमारे ट्रीट करने से, क्या मैं अपने वाईफाई का जो रिचार्ज करता हूं, मैं बोलूंगा कि ये तो मेरा फिक्स एसेट है, तो क्या वो मेरा फिक्स एसेट बन जाएगा? बच्चों, मेरे वाईफाई का रिचार्ज मेरा फिक्स एसेट मेरे बोलने से बन जाएगा क्या? कि मैं बोलूंगा नहीं मेरा वाईफाई का रिचार्ज मेरा फिक्स एसेट है? अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। फिक्स एसेट वो होना चाहिए, तभी तुम उसको कैपिटल नेचर मान सकते हो। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। चलो, अपग्रेडेशन ऑफ रैम बच्चों कैपिटल नेचर है, इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। बोलो हाँ। अपग्रेडेशन ऑफ रैम इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। नहीं, डी क्यों होगा? एक्सपेंडिचर वर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको बस ये बताना है कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने बता दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन में ये जरूर बता दिया था ये एक एक्सपेंडिचर है, हमको बताना है कौन सा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखा हुआ है, पर हम उसको रेवेन्यू टिक करके आएंगे। नन ऑफ दिस से बेटर आंसर है रेवेन्यू, है ना। इंश्योरेंस क्लेम बच्चों रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज इज अ कैपिटल रिसीप्ट। इस बात का ध्यान रखना, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर है बात सबको? बोलो, आगे बढ़ू। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। इज द नेचर इंक्रीज द क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ। इनमें से किसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानोगे? ओके चलो, तो बच्चों पहली कॉस्ट है डेमोलिशन कॉस्ट। डेमोलिशन कॉस्ट क्या होती है, पहले ये इसका मीनिंग बता देता हूं। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अपना नया घर बनवाना है और मैंने एक पुराना घर खरीदा था, तो पहले पुराने घर को वहां से हटवाना पड़ेगा ना, तब तो उसकी जगह नया घर बनेगा। बोलो यस और नो। पुराने घर को वहां से डिमोलिश करना पड़ेगा, तोड़वाना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा, तब तो नया घर बनेगा। तो डिमोलिशन कॉस्ट इज अ, मेरे को एक बात बताओ, डिमोलिशन कॉस्ट अगर मैं इनकर नहीं करूंगा तो क्या मेरा नया घर बन पाएगा? क्या मेरा नया ऑफिस बन पाएगा? क्या मेरा नया कैफे बन पाएगा? नहीं। तो डिमोलिशन कॉस्ट इज नेसेसरी टू बिल्ड द न्यू एसेट। तो इसको क्या हम कॉस्ट, वो वाली कॉस्ट मान सकते हैं, एसेट परचेस करते टाइम या बनाते टाइम जो भी खर्चा होता है? हाँ।
क्योंकि एसेट बनाना है तो पुरानी एसेट को डिमोलिश करवाना पड़ेगा। अगर आपको एसेट बनाना है पुरानी एसेट को डिमोलिश करवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आर्किटेक्ट की फीस। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अपना घर बनाना है, आर्किटेक्ट को फीस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अगेन एसेट बनाते टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट में ऐड हो जाता है, तो आर्किटेक्ट को भी फीस देना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे आपको कैसे पता कि ये आप घर बनाते टाइम ही दे रहे हो? तो मैं तुमसे पूछूंगा तुमको कैसे पता कि मैं घर बनाते टाइम नहीं दे रहा हूं? क्योंकि बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, आर्किटेक्ट को तो मैं फीस तभी दूंगा ना जब मैं घर या ऑफिस बनवा रहा हूं। एवं ही आर्किटेक्ट को थोड़ी बुलाता हूं। हाँ, रेनोवेशन के लिए बुला सकता हूं, पर मैं पूछ रहा हूं जनरली हम आर्किटेक्ट को तब हायर करते हैं जब हम घर बना रहे होते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली। तीसरी बात, डेप्रीसिएशन कभी जिंदगी में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता। डेप्रीसिएशन ये वर्ड अपने आप में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज बेसिकली व्हाट आप जो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट कर रहे हो ओवर द यूजफुल लाइफ। बिकॉज आपको भी पता है कि जो एसेट आप खरीदे वो 1 साल में यूज नहीं होने वाली है, तो जितने साल में यूज होने वाली उतने साल में आप इस खर्चे को बांट रहे हो। रेकरिंग नेचर, स्मॉल अमाउंट, तो वो सारी चीजें डेप्रीशिएशन के अंदर आती है। हर साल पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है। पीएनएल में डेबिट हो रहा है बच्चों, मतलब ये तो भाई रेवेन्यू के ही खानदान का इंसान है, ये रेवेन्यू के खानदान का ही वारिस है। ओके, और नेक्स्ट है लीगल कॉस्ट टू बाय प्रॉपर्टी। मेरे को एक बात बताओ, हम लीगल कॉस्ट इनकर करते हैं टू बाय प्रॉपर्टी, लैंड खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, घर खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, और कोई भी लीगल कॉस्ट अगर हम इनकर कर रहे हैं तो ये तो पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो ये और ये तीनों कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, पर डेप्रीसिएशन कभी जिंदगी में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है। चलो नेक्स्ट, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड अ सूट ऑन फर्म्स फैक्ट्री साइट इज अ डैश एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन किया हुआ है, फर्म फैक्ट्री साइट को डिफेंड करने के लिए लीगल चार्जेस हम इनकर कर रहे हैं, क्या होगा ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी। तो बच्चों कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस जिसके लिए एक सेपरेट फंड अवेलेबल है उसको तुम क्या करते हो? ये नहीं, तुम ही लोग बताओ फिर मैं बोलूंगा। ओके, बड़ी सोच विचार करने के बाद कई सारे बच्चे बी ऑप्शन से सी ऑप्शन पे छलांग मार चुके हैं। तो बच्चों इसका आंसर है डेफिनेटली सी। ये एक एनपीओ का क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग एनपीओ का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन। मेरे को एक बात बताओ, एक ऐसा खर्चा जिसके लिए सेपरेट फंड है, जैसे कि याद है प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड, याद है एनपीओ, प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड। तो अगर आप कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस करते हो, आप प्राइजेस खरीद के लाते हो अपने एनपीओ के बच्चों को, जो भी मान लो स्पोर्ट्स वाला है तुम्हारा एनपीओ, तो उनको बांटने के लिए प्राइजेस वगैरह खरीद के लाते हो। बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग का कोई काम करवाते हो रेवेन्यू नेचर का, तो उसी फंड से माइनस करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते। पहली बात तो ये यार, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में कैपिटलाइज तो कभी भी नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी आंसर नहीं था। या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। या तो तुम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओगे, और या तो तुम उसको सेपरेट फंड से माइनस कर दोगे। तो अगर आपके पास सेपरेट फंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस फंड, तो आप उसी से उसको माइनस करोगे, ठीक है। स्पेशल फंड कहाँ यूज होता है? स्पेशल फंड वही यूज होता है जिस पर्पस के लिए वो मिला होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, प्राइस फंड इज रिसीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस। तो जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रेवेन्यू खर्चा करोगे, अच्छा पहली बात ये, क्या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैसे? क्या उससे कोई एसेट बन रहा है? नहीं। क्या वो रेकरिंग नेचर का है? हाँ, आए दिन हम गेम्स वगैरह कराते रहते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। अब ये बताओ, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो प्राइस खरीद के लाओगे उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपके पास एक सेपरेट फंड है। और हर टाइप का स्पेशल फंड एनपीओ के केस में लायबिलिटी साइड में दिखता है, ना कि वो क्रेडिट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, नहीं करते हम उसको क्रेडिट। स्पेसिफिक फंड बच्चों लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, और वहीं से उसके खर्चे माइनस होते हैं।
ये बड़ी सिंपल सी बात है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा आपके मुताबिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बताओ। डेमोलिशन कॉस्ट, बताओ क्या तुम्हारा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच करता है यहां पर। डेमोलिशन कॉस्ट किया हुआ है इसलिए मैंने टिक कर दिया बच्चों। यस, ओके। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन कंपनी इज डैश एक्सपेंडिचर। अब इसका इसका जो आंसर है, पहले तो डेफर्ड रेवेन्यू हुआ करता था, पर अब तो सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिस साल आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है उसी साल पीएनएल डेबिट करो, मामला खत्म करो। क्लियर है? जिस साल आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया उसी साल पीएनएल में डेबिट करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो, बात खत्म करो। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं हम? बैलेंस शीट में। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनमें से कौन सा आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगा? बताओ बताओ, इनमें से कौन सा आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगा? यस, तो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली योर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि ये कैपिटल नेचर का आइटम है, ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन एज फार एज कैश अकाउंट इज कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, तो बोथ आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर जो कि ड्यूरिंग द ईयर आपको रिसीव हुआ है वो आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएनएल अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन लेते हैं, वो भी सिर्फ करंट ईयर के लेते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट में ये सब नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है, बोलो हाँ। एक लिखा हुआ है कैपिटल और एक लिखा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट टिक करके आओगे ना। एक लिखा है कैपिटल, एक लिखा है कैपिटल रिसिप्ट। अब कुछ बच्चे सिर्फ कैपिटल वर्ड पढ़ के कैपिटल टिक करके मत आ जाना, एक बार चारों ऑप्शन पढ़ने का कष्ट जरूर कर लेना। ठीक है, चारों ऑप्शन एक बार पढ़ जरूर लेना बच्चों कि क्या क्या लिखा हुआ है। एकदम से हड़बड़ी में कैपिटल टिक करके मत आ जाना। ठीक है, रिसीव फ्रॉम सोलोमन कंपनी इनवॉइस ऑफ 1500 रिपेयर ऑफ फैक्ट्री वॉल, कौन सा एक्सपेंडिचर है? मेरे को सारे बच्चे बताओ। फैक्ट्री वॉल की रिपेयर्स कराओ, चाहे फैक्ट्री वॉल्स की पेंटिंग कराओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना। यस, एक बैड डेट रिकवर्ड बच्चों क्या है? आपका रेवेन्यू रिसीप्ट है, रिकवर्ड है ना, रिकवर्ड। एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट इंटेंडेड टू बी यूज ओवर अ लॉन्ग टर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट, देयरफॉर। बताओ क्या होगा 39 का आंसर? तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बच्चों, मेरे को तो चक्कर आ रहा है। जल्दी से बताओ 39 का क्या आंसर हो सकता है? दिसंबर 2023 एग्जाम में आया था। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 39 का आंसर बच्चों बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एसेट खरीद के लाना, फिक्स एसेट खरीद के लाना। और फिक्स एसेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन द बिजनेस। बोलो हाँ। फिक्स एसेट की डेफिनेशन है ना, इसके पहले 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 वाले चैप्टर में एमसीक्यू में हम बार बार फिक्स एसेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस, इट इज यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन द बिजनेस। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स एसेट बोलते हैं, जैसे मेरा आईपैड। ओके, यस। अब जो बच्चे बी और सी दोनों बोले, बेटा दूर दूर तक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये काम नहीं होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये काम ही नहीं होता है। ओके, अरे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट अब नहीं रहा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फंडा क्या था? ये फंडा था कि आप एक ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट का है और उससे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो एक साल से ज्यादा मिलने वाला है, पर उससे कोई फिक्स एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? फंडा यही था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कि इससे कोई फिक्स एसेट नहीं बनने वाला है। ये बात तो क्लियर है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम नहीं मान सकते। पर हालांकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर इससे बेनिफिट भी आपको एक साल से ज्यादा मिलेगा।
पर मेरे को एक बात बताओ, मैं इस बात को प्रूफ कैसे करूं कि मेरा एडवर्टीजमेंट से मेरे को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? मुझे बताओ, मैं इस बात को कैसे प्रूफ करता कि मैं जो एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं उससे मेरे को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है? और इफ 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता, कितने साल? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आई एम गोइंग टू गेट दिस बेनिफिट? तो इसीलिए बच्चों इसी ग्राउंड्स पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट हटाया गया है, क्योंकि ये एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रॉपर बैकिंग नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। तो बच्चों नई फैक्ट्री मेरे को स्टार्ट करनी है, उसके लिए मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हूं। बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? बोलो। सिंपल है, कैपिटल, क्योंकि फैक्ट्री स्टार्ट करना है, एसेट है, फैक्ट्री इज एसेट, तो उसको स्टार्ट करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाउस बिल्डिंग एडवांस, बताओ क्या है ये? एसेट है। बोलो क्या ये बात क्लियर है? अब इस बार देखो, इस बार जब इंस्टीट्यूट ने पूछा, इंस्टीट्यूट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऑप्शन दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बताओ फटाफट से बताओ। इस बार इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? यस। तो तुमको पूरा कंफ्यूज करने का यहाँ पर हिसाब बनाया गया है, पर तुमको यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं बच्चों। चलो फटाफट से बताओ, क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? बोलो। ये तुम्हारे सारे PYQs तक का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। यस, एक सेकेंड। ओके चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों मॉडल क्वेश्चंस पेपर की तरफ। मॉडल क्वेश्चन पेपर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाई करो कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तुम्हारा आंसर है। आइडेंटिफाई द कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? यस, ऑप्शन नंबर ए, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ अ न्यू मशीन इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? डी भी लग रहा है। ओ, प्रीमियम गिवन ऑन लीज भी दिया हुआ है बच्चों, प्रीमियम गिवन ऑन लीज भी दिया हुआ है, पर आपको अगर एक ही ऑप्शन एग्जाम में टिक करके आना है तो आप कौन सा टिक करके आओगे? फंसाने वाला क्वेश्चन है ना। पर इफ यू हैव ओनली वन ऑप्शन, देन विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू टिक? डी तो आपने दिखाया ही नहीं। अरे मैं, मेरे को खुद नहीं लगा था डी ऑप्शन आंसर हो सकता है। ए टिक करके आना पड़ेगा, क्या करे बताओ? इसका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है तो उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट समझ रहे हो? देखो क्या हो सकता है, लीज एक सब्जेक्टिव टॉपिक भी हो सकता है। पूछो क्यों? अगर लीज बहुत शॉर्ट टर्म का हुआ, या फिर अमाउंट छोटा हुआ, या फिर प्रीमियम सेग्रीगेशन हुआ हर साल में, तो उस सिचुएशन में वो रेवेन्यू भी ट्रीट किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्या बोलते हैं, जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के जजमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। मैं जस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ आंसर को, सिंपल सिंपल बताऊँ तो। पर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ अ मशीनरी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कैपिटल। अब वो वाले क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमको वो टिक करना पड़ा। अब बताओ उसके अलावा और कोई ऑप्शन था हमारे पास टिक करने के लिए उस क्वेश्चन में? कहाँ है लीज वाला क्वेश्चन? ये देखो, नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, ये तीन तो फ्लैट रेवेन्यू है। अब बताओ अगर ये टिक नहीं करते, अगर इसको रेवेन्यू मानते, तो पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय व्हीकल किस एंगल से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? बताओ, पेट्रोल कंज्यूम बाय व्हीकल किस एंगल से? कहीं से भी जस्टिफाई इसको तो मैं नहीं कर सकता ना। पर लीज को कर सकते हैं कि लीज, हाँ चलो ठीक है, कभी हो सकता है कैपिटल हो, कभी हो सकता है शॉर्ट टर्म लीज हो, 5 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, तो उसको रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हो। तो इसीलिए आपको ए टिक करके आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। बच्चों तो वर्किंग कैपिटल मतलब होता है डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी में जो पैसा लगाया जाता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ प्लीज चैट बॉक्स में। सारे बच्चे मुझे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताएंगे चैट बॉक्स में। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है?
यस, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बच्चों इसको बारे में तुम लोग ऐसे डिटेल में पढ़ोगे जब आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 पढ़ोगे। तो सीएमए इंटर ग्रुप 2 में एफएम के अंदर वर्किंग कैपिटल नाम का चैप्टर है, पूरा वर्किंग कैपिटल निकालना सीखोगे वहां पर। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन वैसे आ सकता है। द पॉइंट इज कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिला है, मतलब करंट ईयर के लिए अपनी शॉर्ट टर्म चीजों को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट से पैसा मिला है। तो पहली बात तो अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए मिला है तो रेवेन्यू, और मिला है तो रिसिप्ट, तो इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बात क्लियर है? इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्लियर है? रेवेन्यू रिसीव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ, लेस देन 12 मंथ्स, यस। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। बैड डेट्स रिकवर्ड रेवेन्यू रिसीप्ट है ये। इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बताओ? अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन में इंस्टीट्यूट ने प्रीमियम ऑन लीज गायब कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर ए हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को ये बताओ, बताओ बाय डिफॉल्ट इसका आंसर ए हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहां तो इंस्टीट्यूट ने वो फोर्थ वाला ऑप्शन बस गायब कर दिया, प्रीमियम पेड ऑन लीज, तो उनको लगा होगा ओवर द टाइम। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चंस लिखता हूं ना यहाँ पर, तो ये होता है ऑन द सीक्वेंस ऑफ द एमटीपीज फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, समझे? ओल्ड टू न्यू होता है, ठीक है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ सॉरी, आंसर इसका डी है, हाँ आंसर इसका डी है, ओल्ड टू न्यू होता है बच्चों। तो जैसे जैसे न्यू एमटीपी में इंस्टीट्यूट को लगा अरे हाँ यार ये तो दिक्कत है, ये तो दिक्कत, इसको सुधार लेना चाहिए, तो उन्होंने सुधार लिया। पूछा कौन सा इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये कैपिटल है ना बच्चों बाय डिफॉल्ट, फटाफट से बताओ, ये कैपिटल है ना बाय डिफॉल्ट, यस और नो? यस, और ये दोनों रेवेन्यू है। चौथा ऑप्शन जो प्रीमियम ऑन लीज था गायब कर दिया इंस्टीट्यूट ने, प्रीमियम ऑन लीज को क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो इस बात को समझो, वही बात है। अब परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर यूज इन द बिजनेस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या बात हुई? आंसर लिखा हुआ है यहां पर, आंसर लिखा हुआ है देखो, कि परचेज कर रहे हो आप कंप्यूटर फॉर यूसेज इन द बिजनेस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर डायरेक्टली लिखा हुआ है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया। नेक्स्ट, कैपिटल प्रॉफिट इज अर्न ऑन द सेल ऑफ। तो बच्चों क्या चीज बेचते हो तो कैपिटल प्रॉफिट निकलता है, बताओ क्या बेचने से निकलता है कैपिटल प्रॉफिट? क्या बेचने से आपको कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे? वेरी गुड, बिल्डिंग, बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है। चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच, बताओ? चलो बताओ, वेरी वेरी गुड, डी आंसर है बच्चों इसका। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर्स एज वेल, करेक्ट। इट इज रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, यस, परमानेंट एसेट मतलब फिक्स एसेट्स। और क्या इट इन्वॉल्व अ परमानेंट कैपिटल आउटले? एब्सोल्युटली यस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट पर कैपिटल वर्किंग कैपिटल इज अ रेवेन्यू रिसीव्ड। कम ऑन बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, हेल्प मिल रही है, ओके। मनी स्पेंड 12,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस डायरेक्टेड ट्रिप फॉर अ परचेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपीटेड क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, पूछ रहा है इन तीनों में से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बताओ? इन तीनों में से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये पूछ रहा है। इन तीनों में से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस, बिल्कुल सही जवाब, बी आंसर है बच्चों, 2 एंड 3। तो ये तुम्हारा 2 है, मशीनरी परचेज फॉर बिजनेस यूज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये 3 है, आपने रोड टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ऑफ डिलीवरी वैन, तो आप एक डिलीवरी वैन खरीदे होगे,
आप एक डिलीवरी वैन खरीदोगे, वो आ रहा होगा, तो जो आ रहा है तो उस पर आपने रोड टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो ये एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट वाला है बच्चों कार परचेज फॉर सेल। तो आपने कार खरीदी है बेचने के लिए, आपने कार को खरीदा ही है बेचने के लिए, तो मुझे बताओ क्या ये तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू नेचर हुआ। हाँ, इसका ये भी इंटरप्रिटेशन निकल सकता है बच्चों कि जो आप मशीन खरीदे ना, उसके डिलीवरी के टाइम में, इसका ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि जो आप मशीन खरीदे वो डिलीवरी वैन में आ रही है, तो उस डिलीवरी वैन का आपने रोड टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। ओके, हालांकि मैं एक बात बताऊं, मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? ओके, मेरे दिमाग में है इसलिए शेयर करना चाहता हूं। मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूं कि मेरी डिलीवरी वैन है कोई सी, मेरा ही कोई सा फिक्स एसेट है, और वो सबको डिलीवरी करने के लिए जाती है, तो उसके लिए मेरे को रोड टैक्स और प्लस वो डिलीवरी करने जाती है, तो पता चला रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए तो मैं उसका इंश्योरेंस करा के रखा हूं। तो बच्चों मेरी डिलीवरी वैन का मैं रोड टैक्स और इंश्योरेंस दे रहा हूं, रेकरिंग नेचर आइटम, शॉर्टर इन अमाउंट और रेगुलर नेचर का, तो ये रेवेन्यू हुआ। तो मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूं, पर अगर मैं इसको ऐसे सोचूं तो उस हिसाब से मेरे क्वेश्चन का बस एक ही आंसर निकल रहा है 2, और 2 ऑप्शन में है ही नहीं। बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। यस। हाँ, दूसरी बात निष्ठा बोल रही है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 तो पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, और अगर आप देखोगे तो ए, सी और डी, इन तीनों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 है। ये भी बात सही है। मतलब समझ रहे हो ना कि इस क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्यूटी है, बट एलिमिनेशन मेथड से और थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप सही आंसर टिक कर सकते हो। एम्बिग्यूटी इस क्वेश्चन में है, क्योंकि रोड टैक्स और इंश्योरेंस वाले का मैं 2-3 इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूं कि किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली एग्जाम में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल नेचर? तो परचेज ऑफ अ ट्रक इज अ कैपिटल नेचर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कौन से खर्चे होते हैं? ये बिजनेस चालू करने के पहले जो आप खर्चा करते हो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, इनकट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड। तो इस खर्चे को बच्चों हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं बताओ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को? हाँ हाँ, हो जाएगा राष्ट्रीय, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये खर्चा है जिसको हम अभी भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करके चलते हैं। कैपिटल तो बिल्कुल नहीं है ये, कैपिटल तो बिल्कुल ही नहीं है ये। ठीक है, बिजनेस चालू कर रहे हो, बिजनेस की बिल्डिंग नहीं बना रहे हो। बिजनेस चालू करने का खर्चा मतलब बच्चों जैसे अभी अभी मैंने अपने एक दोस्त की एलएलपी फॉर्म करवाई है, ठीक है, उसको जो भी बिजनेस करना था तो उसके लिए मैंने उसकी एक एलएलपी फॉर्म कराई है, तो उसके लिए उसने मेरे को फीस पे की क्योंकि आई एम अ सीए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसने फीस पे की क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एलएलपी का फॉर्मेशन करवाया है। अब ये खर्चा बिजनेस का है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बिजनेस तो चालू ही नहीं हुआ था, एलएलपी बनी ही नहीं थी और उसके पहले खर्चा हो गया। तो जब एलएलपी बन जाती है ना, तो एलएलपी इस खर्चे को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है, और जब वो इस खर्चे को रिकॉर्ड करती है तो जनरली अगर ये खर्चा हैवी होता है, शॉर्ट अमाउंट का है, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको राइट ऑफ कर दो। लेकिन हम इसको एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहां पर वो बेनिफिट वाला लॉजिक नहीं लगता, यहां पर बेनिफिट वाला लॉजिक नहीं लगाया जाता है। यहां पर सिंपल सिंपल सी बात यह है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर रूल ही, तुम देखो इनकम टैक्स एक्ट जाके, कितने बच्चे ऐसे हैं पीजीपीपी में पढ़े हो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ किया जाता है? फटाफट से बताओ। इनकम टैक्स के अंदर इंटर वाले बच्चों से बोल रहा हूँ, फाउंडेशन वाले बच्चों लोड मत लेना, इंटर वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, पढ़े हो इनकम टैक्स एक्ट में पीजीपीपी में कि जो तुम्हारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको 5 साल में राइट ऑफ किया जाता है। यस, मतलब इनकम टैक्स एक्ट आपको 5 साल में अलाउ करता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना। तो इसीलिए बच्चों ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तुम्हारा। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। यस, 11th क्लास में भी था। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, 3500 रुपए आपने स्पेंड किया है पेंटिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री इज। तो आपकी नई फैक्ट्री है, पेंटिंग वेंटिंग करा रहे हो, मजेदार काम चल रहा है, तो ये जो पेंटिंग का काम है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, चलो ये बताओ, 57 क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ कितना होगा।
इतना टाइम नहीं लगाते बच्चों भैया, फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा तो आप ही बोलोगे, इसलिए हम थोड़ा पढ़ के बता रहे हैं आपको। चलो ठीक है, तो मेरे को ए बी सी 3 आंसर आ गए हैं, डी नहीं दिया कोई भी आंसर। ए बी सी मेरे को 3 आंसर आए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीटेड 1 अप्रैल एट द कॉस्ट ऑफ 56,50,000। ठीक है, फिर इसके बाद sum of fatalities are incurred for construction of temporary huts for storing building material. Insurance premium 56,500 paid on 5th April. द कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी। तो बच्चों आपने 56,50,000 की बिल्डिंग बनाई है। इस बिल्डिंग को बनाने दौरान आपने एक टेम्पररी हट बनाया था जहां पर आप मटेरियल वगैरह स्टोर करते हो, या मे बी रात को जो केयर टेकर है, लेबर है, तुमने देखा होगा ना कंस्ट्रक्शन साइट में, इवन जो तुम्हारा घर भी बन रहा होगा वहां पर केयर टेकर लेबरर कोई ना कोई वहां पर रुकता है, कोई ना कोई वहां पर रुकता है। और या फिर तुम सीमेंट वगैरह लेके आते हो बच्चों, ऐसे बारिश हो जाए अचानक से, तो तुम सीमेंट वगैरह स्टोर करने के लिए टेम्पररी हट बनाते हो जिसको बाद में डिमोलिश कर दिया जाता है, वो टेम्पररी होता है। तो बच्चों वो एक ऐसा खर्चा है जो बिल्डिंग बनाने के लिए आप इनकर कर रहे हो। बोलो हाँ, बोलो हाँ। वो एक ऐसा खर्चा है जो आप बिल्डिंग बनाने के लिए इनकर कर रहे हो। तो वो तो एसेट बनाते टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट में ऐड हो जाता है वाले कॉन्सेप्ट से ऐड हो जाएगा। दूसरी बात, 1 अप्रैल को बिल्डिंग का काम खत्म, 1 अप्रैल को बिल्डिंग का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद तुम 5 अप्रैल को इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा दी कि कल को भाई बिल्डिंग गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। भैया क्या ये सब हो सकता है? बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग नाम की चीज है इस दुनिया में। हाँ भैया बिल्कुल है। तो उस सिचुएशन में तुमने अपनी नई नवेली सुंदर सी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा के रखा है। तो ये बताओ, इंश्योरेंस रेकरिंग नेचर, हर साल कराओगे? फायर इंश्योरेंस है, बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा हुआ है? नहीं, बिल्डिंग बनने के बाद खर्चा हुआ है। बिल्डिंग 1 अप्रैल को बन गई, उसके बाद खर्चा हुआ है। तो ये क्या है? हाँ, इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ओके, तो बच्चों ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोलो यस और नो। ये खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस आप करा रहे हो बिल्डिंग बनने के बाद, बिल्डिंग का इंश्योरेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ? 56,50,000 में 45,000 प्लस करो, 56,95,000। तो बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है और 56,50,000 तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी बच्चे बी बोल रहे थे, एब्सोल्युटली करेक्ट है तुम्हारा आंसर। क्लियर है बात सबको? बोलो। सर अमाउंट डिफरेंट है बाकी ऑप्शन में। हाँ वही तो, अमाउंट डिफरेंट है बाकी ऑप्शन में। ये भी एकदम एब्सोल्युटली सही लॉजिक है कि बाकी ऑप्शन का अमाउंट वैसे भी मैच ही नहीं कर रहा है, वैसे भी मैच नहीं कर रहा है। हाँ बस ये एक मैच कर सकता है सी, तो इसीलिए कुछ बच्चे सी आंसर दिए थे कि सी मैच कर सकता है। ओके, और ये भी मैच कर रहा है जब तीनों को ऐड कर रहे हो तो। चलो नेक्स्ट। फेस्टिवल एडवांस ऑफ 25,000 गिवन टू एम्प्लॉय द टाइम ऑफ दीपावली, इट इज एन कौन सा एक्सपेंडिचर? बच्चों एम्प्लॉयज को जो भी पैसा देते हो, सैलरी वैलरी परक्यूसेट्स बेनिफिट्स जो भी देते हो, दिवाली एडवांस बोनस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। करेक्ट, एम्प्लॉयज को जो भी देते हो पैसा वगैरह, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है ना। बोलो यस और नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बताओ। यहां थोड़ा तुमको सोच समझ के आंसर देना है। इनमें से कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बी और डी। ओके, बी और डी ठीक है। बच्चों आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर दे दिया करो भले, पर एटलीस्ट एक जनरल पर्सपेक्टिव समझ में आता है। कितने बार बोला हूं मैं तुम लोग को, कम से कम आंसर दे दोगे तो समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो समझाने में आसानी होती है।
बच्चों इनमें से कोई सा भी तुम्हारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, पर एक फोर्सफुल आंसर अगर तुमको देना है तो तुम बोलोगे फ्री सैंपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट है ना, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इनमें से कोई सा भी तुम्हारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, पर तुमको एक फोर्सफुल आंसर देना है तो तुम दोगे फ्री सैंपल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, डी कौन सा होगा फिर, रेंट पेड इन एडवांस, तो तुम एडवांस में रेंट पे कर दियो, इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब डेफिनेशन वाइज यही होता है कि तुमने एक खर्चा कर दिया है, तुमने एक खर्चा कर दिया है जिसको तुम डेफर कर रहे हो, जिसको तुम फ्यूचर में ढकेल रहे हो, दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि तुमने एक खर्चा कर दिया है जिसको तुम फ्यूचर में ढकेल रहे हो। आ रही बात समझ में, पोस्टपोन कर रहे हो, यस। 68 अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन, तो बच्चों मशीन का एक वॉर्न आउट पार्ट था जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो, तो उसके लिए जो खर्चा कर रहे हो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है बताओ। मशीन का एक वॉर्न आउट पार्ट है जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, वेरी वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने कहा एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे को एक बात बताओ, वॉर्न आउट पार्ट तो मेरा ब्रेक का वायर भी हो सकता है, तो क्या उससे मेरा एक्टिवा की लाइफ बढ़ जाएगी, मेरे ब्रेक का वायर टूट गया, मेरे एक्सीलेटर का वायर टूट गया, मेरा ब्रेक शू खराब हो गया, तो वॉर्न आउट पार्ट ही है ना वो एक्टिवा का, फटाफट से बताओ मुझे एक बात बताओ, मेरे एक्टिवा की ब्रेक वायर टूट गई, ये एक वॉर्न आउट पार्ट है ना, एक्सीलेटर वायर टूट गई, ये भी एक वॉर्न आउट पार्ट है, तो हर वॉर्न आउट पार्ट जरूरी है क्या कि इससे एसेट की लाइफ बढ़ जाएगी, नहीं। तो वैसी मशीन के भी बहुत सारे वॉर्न आउट पार्ट हो सकते हैं, खराब पार्ट हो सकते हैं, जिसको चेंज करने से जरूरी नहीं कि एसेट की लाइफ बढ़ रही हो। तो जब तक क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली बोले ना, ओके, जब तक क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली ना बोले क्या कि इस पार्ट को चेंज करने से आपकी एसेट की लाइफ बढ़ रही है, तब तक उसको कैपिटल मत बोलना। क्या ये बात क्लियर है जब तक क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली ना बोले या कोई हिंट ना दे कि इससे एसेट की लाइफ बढ़ रही, या फिर जब तक खर्चे का नाम ना लिखा हो। एग्जांपल दूं, लैपटॉप का एसएसडी चेंज करना, लैपटॉप का रैम बढ़ाना, क्या ये बात रियल लाइफ प्रूवन है कि इससे लैपटॉप की लाइफ बढ़ेगी, जल्दी बताओ। खर्चे का नाम दे दे आपको कि मैं रैम अपग्रेड करा रहा हूं, मैं एसएसडी बढ़वा रहा हूं, तो इससे लैपटॉप की लाइफ बढ़ेगी, हाँ। तो खर्चे का नाम पढ़ के समझ में आ गया। अब वैसे मैं लिख दूं एरोप्लेन का इंजन, अब मैं कहीं पर भी नहीं लिखा कि इस एरोप्लेन की लाइफ बढ़ रही है, मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, मैं बस इतना लिखूंगा कि अ मेजर कॉस्ट इनकर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑफ एन एयरप्लेन। अब बताओ, मैं ये कहीं पर भी नहीं लिखा हूं कि इससे एयरप्लेन की लाइफ बढ़ रही है, कि ये ज्यादा दिन चलेगी, कि एक्सपेक्टेड लाइफ चेंज हो रही है, पर ये बताओ तुम फिर भी क्या टिक करके आओगे। हाँ हाँ शोभित, यस क्वेश्चन लिखा होगा, बताओ क्या टिक करके आओगे मेरे वाले एग्जाम्पल में कि एरोप्लेन का इंजन चेंज हो रहा है, कैपिटल ट्रिक करके आओगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस है यार, एब्सोल्यूट कॉमन सेंस है। अगर तुम एक एयरप्लेन का इंजन चेंज कर रहे हो तो उससे एयरप्लेन की लाइफ बढ़ेगी, उससे एयरप्लेन की लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि इंजन चेंज हो रहा है, मेजर पार्ट है वो, क्या है वो, मेजर पार्ट है। तो इतना बात तुमको समझना है कि या तो खर्चे का नाम दिया हो तो जजमेंट लगा लेना, और खर्चे का नाम ना दिया हो तो इतना आपको श्योरिटी लेना है कि उससे आपकी लाइफ बढ़ रही, ठीक है। ओके, 47 का क्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाए, कहाँ है 47, अरे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा था इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो बी और सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके अभिषेक, बी और सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या ये बात क्लियर है, बोलो। यस, अब चलो, अब बच्चों ये हो गया एमसीक्यू सारे। इस दो एमसीक्यू में जहां पर थोड़ी एम्बिग्यूटी है उस पर मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन देना है। एमसीक्यू नंबर 58, यस इसका आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टिक किया है इंस्टीट्यूट ने, बट मेरे को एक बात बताओ, फेस्टिवल एडवांस की एंट्री क्या होती है, अगर आप इंप्लॉइज को पैसा एडवांस पे दे रहे हो, इसकी एंट्री क्या होती है,
मेरे को एक बात बताओ, एम्प्लॉइज को मैं पैसा दे रहा हूँ, इट इज एडवांस पे दे रहा हूँ, सॉरी, एम्प्लॉइज को पैसा दे रहा हूँ, एडवांस पे दे रहा हूँ, तो इट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, बोलो हाँ, इट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, बोलो यस और नो। तो एडवांस एक्सपेंस बोल लो, प्रीपेड एक्सपेंस बोल लो, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इसका आंसर रेवेन्यू टिक था, पर मेरा एक बस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ दूसरा, एडवांस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे को एक बात बताओ, ये एडवांस एक्सपेंस दूर दूर तक पीएनएल अकाउंट में नहीं जाने वाला है, अभी नहीं जाने वाला है ना, क्योंकि अभी तो ये एडवांस है, और एडवांस तो हम पीएनएल अकाउंट से हटाते हैं, हम इसको पीएनएल अकाउंट में लेते नहीं हैं, हम इसको पीएनएल अकाउंट से हटाते हैं। यस, तो बच्चों एक ऑप्शन नंबर डी में भी जरा थोड़ा सा नजर डालो, नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट इज अ एडवांस और अ प्रीपेड आइटम। तो ऑप्शन नंबर डी भी तो इसका आंसर हो सकता है, बोलो ऑप्शन नंबर डी भी तो इसका आंसर हो सकता है, यस और नो, नॉट एट ऑल एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस किसको बोलते हैं, जो खर्चा हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हुए जो चीज पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी वही तो खर्चा कहलाएगी, वही तो खर्चा कहलाएगी। पर अब सजेस्टेड आंसर में देखोगे तो इसका आंसर रेवेन्यू टिक्ड है, इसका आंसर रेवेन्यू टिक्ड है, पर मैं तुमको बता रहा हूं कि इसका आंसर नॉट एन एक्सपेंस हो सकता है, इसका आंसर नॉट एन एक्सपेंस हो सकता है, मेरे को ज्यादा सही लग रहा है नॉट एन एक्सपेंस इसका आंसर, ठीक है। एवरी एडवांस विल बी ट्रीटेड एज सेम, नॉट एवरी एडवांस, अगर एडवांस इन द नेचर ऑफ तुम्हारा रेवेन्यू है तो, और तुम्हारे पास ऑप्शन में नॉट एन एक्सपेंस का ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से बच्चों ये अप्रोप्रिएट आंसर है। बाकी अगर स्टिल तुमको इंस्टीट्यूट के साथ जाना है तो यू कैन टिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट ने ना आंसर को, क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाया है, डैश एक्सपेंडिचर, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक होना चाहिए, समझ रहे हो। बच्चे यहां पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहां पर लिखा है डैश एक्सपेंडिचर, यहां पर जबकि ऑप्शन कैसा होना चाहिए था पता है, यहां पर होना चाहिए था डैश, फिर होना चाहिए था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा होना चाहिए था इसको, ऐसा होना। इसलिए मैं एक बार डबल श्योर किया कि यहां पर पक्का रेवेन्यू है, आंसर में टिक, हाँ तो आंसर में रेवेन्यू टिक है, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इसका आंसर नॉट एन एक्सपेंस होना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है बताओ, तुम्हारा क्या कहना है इस पॉइंट पे, जो मैंने आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया उस हिसाब से क्या लगता है। हो सकता है ना डी आंसर, यस, पर बच्चों मुझे ऐसा लगता है, मतलब इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई भी किया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन सीए इंटर में था, जब मैं पढ़ा हूं तब ये क्वेश्चन सीए इंटर में था, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ध्यान में आई ये चीज, तो मैं सोचा कि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो मैं एक बार क्रॉस चेक किया कि इसका आंसर रेवेन्यू ही है, तो हाँ इसका आंसर रेवेन्यू ही है, पर मैंने फिर भी क्रॉस चेक किया, ये क्वेश्चन सीए इंटर में भी था, मेरे को याद है क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब, और वहां पर क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ था, फेस्टिवल एडवांस ऑफ 25 आर गिवन टू एम्प्लॉय द टाइम ऑफ दीपावली, इट इज अ डैश, इट इज अ डैश, बस। फिर ऑप्शन में लिखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉट एन एक्सपेंस, तो आंसर नॉट एन एक्सपेंस टिक करना अप्रोप्रिएट है। बाकी यहां पर इंस्टीट्यूट ने एक्सपेंडिचर वर्ड लगा ही दिया कि नहीं कोई ना कोई एक्सपेंडिचर तो मानो तुम इसको, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है, इसका आंसर नॉट एन एक्सपेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, हाँ सीए इंटर में, यस। तो अकॉर्डिंग टू मी, अब सीए इंटर में हालांकि ऐसे एमसीक्यूज नहीं आते, बहुत पुराने जमाने की बात हो गई है, सीए इंटर में अब ऐसे एमसीक्यू नहीं आते, अब तो खूंखार एमसीक्यू आते हैं सीए इंटर में। बच्चों सेम गोज विथ हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे शोभित, राजश्री, कि इसका आंसर डी क्यों नहीं होगा, तो मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि इसका आंसर डी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मेजोरिटी के साथ चला गया, मैं तुमको बस इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देता हूं जो तुमको डाउट था, उसके लिए मैंने तुम्हारी मॉड्यूल ओपन की है जो मैं तुमको दिखाना चाहूंगा। ये देखो बच्चों, मैंने आपकी यहाँ पर मॉड्यूल ओपन की है, तो जरा हम थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन पे नजर डालते हैं ऑफ द टॉपिक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन आपको कहता है कि यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड और लायबिलिटी हैज बीन incurred but which is carry forward as a presumption that this will benefit over a subsequent period or periods। तो यही है बच्चों आपकी
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन। तो अगर आप इस एक्सपेंडिचर को ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है ऐसा खर्चा जो हो गया है या उसकी लायबिलिटी बन चुकी है। देखो खर्चा यही हो सकता है ना, या तो वो खर्चा हो गया है या तो लायबिलिटी बन के बैठ गया है। बोलो हाँ, या तो वो खर्चा हो गया है या तो लायबिलिटी बन के बैठ गया है। ठीक है, लेकिन उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो आपने एज्यूम कर लिया है, उससे मिलने वाला बेनिफिट आपने एज्यूम किया है कि इसका बेनिफिट मुझे ओवर अ सब्सिक्वेंट पीरियड मिलने वाला है, या फिर सब्सिक्वेंट पीरियड मिलने वाला है, मतलब इससे मिलने वाला बेनिफिट मेरे को अगले साल है, अगले साल मेरे को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, या सब्सिक्वेंट पीरियड्स में, पीरियड्स एस लगा हुआ है यहाँ पर, अगले के अगले के अगले सालों में मिलने वाला है, मतलब आने वाले 1-2 सालों में मिलने वाला है। तो आपने इस अजम्पशन पे इस खर्चे को इस साल नहीं दिखा रहे हो। करेक्ट है? डेफिनेशन समझ में आई सबको? बोलो, डेफिनेशन समझ में आई सबको कि ऐसा खर्चा जो या तो आपने कर दिया है, या तो कर दिया है और या तो लायबिलिटी बन चुका है, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है, उधार या कैश, कैश और क्रेडिट। तो और वो खर्चा आप एज्यूम कर रहे हो कि इसका बेनिफिट मेरे को इस साल नहीं मिलने वाला है, इसका बेनिफिट मेरे को या तो अगले साल या तो अगले सालों में मिलने वाला है। तो अगर मैं अब इस डेफिनेशन को ध्यान से सोचूं, ब्रेक डाउन करूं, तो अब यहां पर वापस आते हैं हम एमसीक्यू में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, जिसको डाउट हो रहा था उसको मैं क्लियर कर रहा हूं, रेंट पेड इन एडवांस। बच्चों, तो एक ऐसा खर्चा जो हो गया है, पर क्योंकि ये एडवांस है मैं इसको इस साल नहीं अगले साल दिखाने वाला हूं एज ए एक्सपेंस। बोलो हाँ, ऐसा खर्चा जो हो गया है, ऐसा खर्चा जो हो गया है और मैं इसको एज अ एक्सपेंस दिखाने वाला हूं अगले साल, इस साल नहीं दिखाने वाला हूं। तो उस बेसिस पे यस, डी आंसर हो सकता है अगर आप डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करो तो। ठीक है, हाँ, तो रेंट पेड इन एडवांस इससे अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि ये बच्चों अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा नहीं एज पर AS 26। बोलो हाँ, तो मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर सकता हूं। ठीक है, अब हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है तो उस टाइम पे हो सकता है इसका आंसर ये हो, लेकिन अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक करके आ सकते हो। ठीक है, शोभित और राशि ने पॉइंट रेस किया था, अ वेरी गुड पॉइंट, और मैंने इस पे एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ तुम रेंट पेड इन एडवांस को एक बेटर ऑप्शन की तरह आने वाले एग्जाम में टिक करके आ सकते हो, बिकॉज नाउ AS 26 बोलता है कि आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट, रिसर्च, ट्रेनिंग, प्रमोशनल एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, एक और पॉइंट, सारे बच्चे बताओ, इस एक्सक्लूजन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है कहीं पर? जल्दी बताओ, इस एक्सक्लूजन में कहीं पर रिसर्च, ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटी, क्या यहां पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रखा गया है? नहीं रखा गया है। तो आप उस पर भी अभी भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टिक करके आ सकते हो। तो चलो बताओ, क्या ये एक्सप्लेनेशन सुन के मजा आया आपको? जल्दी बताओ। तो अब बच्चों मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब अपकमिंग ईयर्स की, अपकमिंग अटेम्प्ट्स की मैं बात कर रहा हूं कि अगर अपकमिंग अटेम्प्ट्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है रेंट पेड इन एडवांस, क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। ओके, क्लियर है बात? तो ये दो क्वेश्चन में डाउट था बच्चों को, दो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। मेरे अकॉर्डिंग ये नॉट एन एक्सपेंस होना चाहिए, यहां पर ये एक्सपेंडिचर वर्ड इंस्टीट्यूट ने गलत यूज किया है, ये नहीं होना चाहिए यहां पर यूज, और ये बच्चों रेंट पेड इन एडवांस सही आंसर आप टिक करके आ सकते हो। ठीक है, चलो, और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, तो मैं तुमको स्क्रिप्ट दिखा के थ्योरी दिखा के समझा सकता हूं। बाकी तो कुछ है नहीं बच्चों, बाकी सब चीजें तो ऐसे ही है। ठीक है, चलो बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, ओके, ओके, चलो, एज बच्चों हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे? मैं कुछ पॉइंट्स आपको याद दिला देना चाहता हूं जो अगर तुम लोग रिवाइज कर लिए हो क्वेश्चन बैंक से, बहुत अच्छी बात है, नहीं रिवाइज किए हो तो मैं एक बार रिवीजन पे तुमको हाईलाइट करना चाहूंगा। करवाऊं? जल्दी बताओ। यस, आपको क्वेश्चन कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, हैवी एडवर्टीजमेंट, दिमाग खराब, 10 साल बेनिफिट, 5 साल बेनिफिट, कुछ भी बोले, डेफर्ड रेवेन्यू टिक करके नहीं आना है। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना भी वो कन्विंस करने की आपको कोशिश करे। ठीक है, आप अपने ही लेबर्स को पैसा दे रहे हो फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी फैक्ट्री, बेसमेंट, पार्किंग, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, चाहे वो कुछ भी बोले। ठीक है, चाहे वो कुछ भी बोले, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है वो। हाँ, रेलवे ट्रैक बना रहे हो,
किसके लिए? अपनी फैक्ट्री के लिए, जिसको बाकी लोग भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है वो, ठीक है। और आप फर्म रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्म्स अकाउंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखना इस बात को। अच्छा बच्चों, हैवी मोटर व्हीकल 5 साल के लिए हायरिंग पे लेके आ रहे हो, क्या है बताओ? हैवी मोटर व्हीकल 5 साल के लिए हायर पे लेके आ रहे हो, रेंट पे लेके आ रहे हो, क्या है ये? 5 साल के लिए ला रहे हो, 5 साल के लिए, खतरनाक, क्या है ये बताओ? रेवेन्यू है, यस। वो कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर ले आपको, रेंट इज ऑलवेज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो आपको कितना भी कन्विंस कर ले, 5 साल के लिए मोटर कार को रेंट पे लेके आ रहे हो, अरे रेंट पे ही ला रहे हो ना, रेंट पे ही ला रहे हो ना, रेंट तो मंथली पे करोगे, है ना। 6 मंथली, तुम्हारी मॉड्यूल में से 6 मंथली लिखा हुआ था, तुम्हारी मॉड्यूल में 6 मंथली लिखा हुआ था, पर रेंट तो रेंट होता है, तो इसको आप कैपिटल नहीं मान सकते, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात बताता हूं, इंटर वाले बच्चों ने कुछ ने कैपिटल आंसर दिया है, क्यों दिया है? कितने तुम लोग बताना, क्या ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? तुम इसको हायर परचेस चैप्टर से लिंक तो नहीं कर लिए कि हायर परचेस चैप्टर में आप उसको मानोगे कि अरे ये तो हम खरीद के ला रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ हम अपने पास रखें? बताओ, मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ हम उसको अपने पास रख रहे हैं, हायर परचेज, अरे ये तो हायर परचेज से क्यों लिंक कर लिए? हायर इज रेंट बच्चों, हायर इज रेंट, ये मत करो। हालांकि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये गलती नहीं करोगे, मेरे को पता है। अच्छा, पेंटिंग वेंटिंग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, फाउंडेशन वाले बच्चे सुनो, क्योंकि फाउंडेशन के मॉड्यूल में है, इंटर वाले बच्चों को इसका आंसर पक्का पता है, पर फाउंडेशन वाले बच्चे एक बार सुन लो। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, कहां तक कैपिटलाइज कर सकते हैं बताओ जल्दी, कहां तक का कैपिटलाइजेशन पॉसिबल है? जल्दी बताओ। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तक का, मतलब जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाती, जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाती उसके पहले तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, लेकिन जब बिल्डिंग बन गई उसके बाद का रेवेन्यू है, उसके बाद का रेवेन्यू। ये फाउंडेशन वाले बच्चों को बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली बात तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बोरोइंग कॉस्ट, इंटर के सिलेबस में है, ग्रुप 1 में, पर दूसरी बात तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, फाउंडेशन की मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो बच्चों, जब तक फैक्ट्री बन नहीं जाती तब तक जो इंटरेस्ट दे रहे हो लोन में उसको कैपिटलाइज कर देना, लेकिन फैक्ट्री बन जाने के बाद जो इंटरेस्ट दोगे उसको तुम रेवेन्यू ट्रीट करोगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? मतलब अगर 1 अप्रैल को फैक्ट्री बनी तो 1 अप्रैल के पहले तक जो भी इंटरेस्ट तुमने दिया है उस लोन के ऊपर वो कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से वो रेवेन्यू है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना कि कहां से कहां, छोड़ो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वे फाउंडेशन की मॉड्यूल में है इसलिए मैं कर लिया डिस्कस, ठीक है। ठीक है, शेयर्स इशू करते टाइम बच्चों जो प्रीमियम मिलता है वो भी कैपिटल होता है, क्लियर है बात? शेयर्स इशू करते टाइम जो प्रीमियम मिलता है वो भी कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। और क्या बताऊं? हाँ, 5,000 आपने पे किया है कंट्रीब्यूशन टू द पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर इंप्रूविंग रोड्स ऑफ द शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया। तो बच्चों 5,000 रुपए का चंदा दिए हो, एक तरीके से पढ़ के लग रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अरे सब है भाई, नोट्स नोट्स में नहीं, क्वेश्चन बैंक में तो सारे क्वेश्चन है ये वाले, ओके। क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन है वाले, ठीक है। चलो ना भैया, मोजा क्या है, ठीक है, सारे क्वेश्चन है ये सब। अभी तो मैं बस रिवाइज करा दे रहा हूँ कि तुमको याद रहे, हो सकता है तुम एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, रिकॉर्डेड बच्चे कुछ एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, तो दैट्स वाई कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ गया तो फंसा सकते, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया में रोड बनवानी है, तो पीडब्ल्यूडी को 5,000 रुपए का चंदा दिए हो तुम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब तुमको पता है इस चंदे का, अच्छा, मजा आना इज मोजा, ओके इन बंगाली, ठीक है। तो मौजा ही मौजा शाम सवेरे। तो बच्चों, अब तुमको पता है ये 5,000 रुपए एक्चुअली क्या है, पर उसको मैं ऑफिशियल टर्म ना बोल के देसी भाषा में चंदा बोलता हूँ, ठीक है। तुम सबको पता है व्हाट इज दिस 5,000।
ओके, शुगर मैन्युफैक्चर करो, उसमें एक्साइज ड्यूटी दे रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में जो भी खर्चा कर रहे हो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेलवे साइडिंग मैंने बता दी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कुछ है बस बच्चों, तो ये कुछ मैंने स्पेशल टाइप के खर्चे आपको बता दिए। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर है? हाँ, पॉलिटिकल जोक्स, यस, पर मार नहीं सकते ना आजकल पॉलिटिकल जोक्स। ठीक है, ओके। तो ये बच्चों हमने 60 क्वेश्चंस किए आपके कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ठीक है, और इसके साथ कुछ हमने ऐसे उटपटांग चीजें जो थी उसका तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और तो बस, और एक बार रिपीट कर लेना बस क्वेश्चंस को, उतना काफी है। ठीक है बच्चा बाडी, बोलो यस और नो। यस, चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।